हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एएमसीए के लिए फंड्स रिलीज़ किए हैं, तब से फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स के प्रोक्योरमेंट को लेकर भी डिबेट जो है ये बढ़ गई है। कई जगह ये कहा जा रहा है कि अब एएमसीए जो है ये समय पर आ जाएगा तो किसी भी तरीके के दूसरे फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को प्रोक्योर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वहीं पर दूसरा जो आर्ग्यूमेंट निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट होते होते ही 5 साल हो जाएंगे, तो सर्विस इंडक्शन 2032-33 से पहले नहीं हो पाएगा। और तब तक क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर मोस्ट लाइकली आ जाएंगे, तो इंडिया को एक काउंटर सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें, सिचुएशन जिस तरीके से दिखाई दे रही है, 2032-33 जो है ये एएमसीए मार्क 1 की इंडक्शन टाइमलाइन होगी, जो कि करंट जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन को यूज़ करेगा और कई नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स को लैक करेगा, जिसमें इंजन की वजह से सुपर क्रूज में लिमिटेशन होगी। साथ ही साथ जो विजिबिलिटी है इंजन की ये भी ज़्यादा होगी, चाहे हम IR सिग्नेचर की बात करें, चाहे हम RCS की बात करें। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि अगर स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को फॉलो करना है तो हो सकता है एवियोनिक्स के मामले में भी कई जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो जो एएमसीए में 5+ जनरेशन के फीचर्स को इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है, तो ये मोस्ट लाइकली आपको आर्मका मार्क 2 में ही देखने को मिलेगा। पर फिर भी जो एएमसीए मार्क 1 होगा ये काफ़ी कैपेबल फाइटर होगा, और जो पाकिस्तान द्वारा फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म प्रोक्योर किए जाने हैं, जिसमें J-31 और टर्किश कान है, ये उनके काउंटर के लिए सफिशिएंट होगा। तो अगर हम एएमसीए को एकमात्र फिफ्थ जनरेशन ऑप्शन की तरह देखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा भी करेगा। और इंडिजिनस प्लेटफॉर्म होने का फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि ये इन सर्विस ही मॉडिफाई किया जा सकेगा जो राइजिंग थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए। पर एक कंडीशन यहाँ पर लगेगी, और वो ये है कि इसकी जो डेवलपमेंटल टाइमलाइन है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके की डिले को अब इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। सीरियस कैपेबिलिटी लैग हो जाएगा अगर हम एएमसीए के मामले में डिले को देखेंगे, क्योंकि ये वैसे ही डिलेड प्रोग्राम है। तो ये चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो प्लान्स हैं फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को प्रोक्योर करने के लिए वो काफ़ी क्लियर है, और वो जिन प्लेटफॉर्म्स पर बेट कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म एएमसीए से पहले सर्विस इंडक्ट होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी क्लियरली नज़र आती है। चाहे हम J-31 गायर फैल्कन की बात करें, चाहे हम बात करें टर्किश कान की, दोनों के प्रोटोटाइप्स फ्लाई कर रहे हैं। जो J-31 पे डेवलपमेंट है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। इवन जो J-35 का लेटेस्ट प्रोटोटाइप है, जो कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में माना जाता है, ये कुछ ही दिनों पहले देखा गया था, जिस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। तो मैक्सिमम इनको J-31 आने वाले 3 से 4 सालों में मिल जाएगा। और ये चीज़ हम जानते हैं कि चाइना द्वारा ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को सॉफ्ट लोन पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। J-10 के केस में भी हमने देखा। तो फंड्स को लेकर पाकिस्तान को इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसा देना ही नहीं है। वहीं पर अगर हम इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो खाली तेजस मार्क 1A एक प्लेटफॉर्म होगा जो इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट कर रही होगी। इवन तेजस मार्क 2 के सर्विस इंडक्शन में भी हम ईजिली 2030 पहुँच रहे हैं। बाकी MRFA पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। एयरफोर्स कहती रहती है कि MRFA होना ही होना है, पर अभी तक कोई भी प्लान आगे नहीं रखा गया है। एग्जीक्यूशन तो बहुत दूर है। तो इवन हम MRFA के अंतर्गत भी जो प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं वो आने वाले 3 से 4 सालों में सर्विस इंडक्ट कर पाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी भी कम नज़र आ रही है। इसी बीच रशिया द्वारा पुश किया जा रहा है Su-57 और Su-75 को। ये दोनों फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं। Su-57 रशिया इंडिया को बहुत पहले से पुश कर रहा है। इवन इंडिया FGFA प्रोग्राम में रशिया के साथ पार्टनर भी था, लेकिन FGFA प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी शेयर को लेकर इशू था। साथ ही साथ इंडिया के लिहाज से जो पार्टनरशिप है ये फेयर नहीं थी, तो इंडिया ने यहाँ से स्टेप बैक किया, और जो Su-57 का प्रोग्राम है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया, स्पेशली इंजन डेवलपमेंट को लेकर। और अभी तक ये प्लेटफॉर्म पुराने AL-41 इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल्दो ये कहा जाता है कि जो नए AL-51 इंजन हैं, जिनको पहले इसलिए 30 कहा जाता था, इनका डेवलपमेंट ख़त्म हो चुका है, पर अभी तक कम्प्लीटली AL-51 इंजन्स पे फ्लाई करता हुआ Su-57 दिखाई नहीं दिया है। वहीं पर बात करें Su-75 की, तो इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है ये पिछले साल यानी कि 2023 में ही प्लान करी गई थी, जिसको अब आगे बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है।
पर अभी तक ये फर्स्ट फ्लाइट इसी साल हो पाएगी, इसको लेकर कोई इंडिकेशन दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है ईयर एंड से पहले करने की ये कोशिश करें, पर अगर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट पीरियड चलेगा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और जो इनिशियली 2027 सर्विस इंडक्शन की बात कही जा रही थी वो आगे बढ़कर 2029 से 2030 हो सकती है। तो रशिया के भी जो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के प्रोग्राम हैं ये टाइम पर चलते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं, और अगर हम इनको एज एन इंटरिम सॉल्यूशन देखते हैं तो खाली Su-57 को ही हम टोकन अमाउंट में काम चलाने के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि Su-75 की जो डेवलपमेंटल टाइमलाइन है ये AMC के काफ़ी क्लोज जा रही है। तो बेस्ट चीज़ यहाँ पर ये हो कि MRFA में हम चीज़ों को अमेंड करें जल्द से जल्द, और 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म वहाँ से भी प्रोक्योर करने की कोशिश करें, जिसके इंडिकेशन हमारे एयर चीफ द्वारा दिए गए थे, या फिर हम अपने पुराने रास्ते की तरफ जाएं जहाँ पर हम पैनिक बाइंग करते हैं जब हमारे एडवर्सरीज द्वारा कोई भी एडवांस वेपन प्रोक्योर कर लिया जाता है। तो अगर पाकिस्तान द्वारा 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म लिया जाए तो उसके काउंटर में हम जल्द से जल्द 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को प्रोक्योर करने की तरफ आगे बढ़ें, जहाँ पर हम ज़रूरत से ज़्यादा पे करें ताकि हम चीज़ों को बैलेंस आउट कर पाएँ। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो हम इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट हैं कि अब रशियन Su-57 और Su-75 जो रशिया द्वारा पुश किया जा रहा है इंडिया को, वो इंडिया कंसिडर नहीं करेगी AMCA के फंड्स क्लियर होने के बाद, क्योंकि हमें जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली दूसरी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो Su-57 का तो कम से कम रूम एग्जिस्ट यहाँ पर करता है, और वो खाली एक केस में नहीं करेगा, और वो ये है कि AMCA का जो डेवलपमेंटल फेज़ है इसको छोटा किया जाए, जिसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोटाइप्स बनाकर टेस्टिंग प्रोसेस को तेज़ करना पड़ेगा, और चीज़ों के वैलिडेशन में भी समय को कम करना पड़ेगा, जिसमें हम ज़्यादा खर्च करेंगे लेकिन एक दूसरे प्लेटफॉर्म को प्रोक्योर करने से ये इकोनॉमिकल ही पड़ेगा। और एक और चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और वो ये होगा कि एवियोनिक्स के मामले में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस हमें करने पड़ेंगे। हो सकता है शुरुआत में जो तेजस Mark II के लिए चीज़ें पहले से वैलिडेट कर दी गई हों उन्हीं को हमें इस्तेमाल करना पड़े। तो कैपेबिलिटी में जो AMCA Mark 1 होगा इसको अब तेजस Mark II ++ प्लेटफॉर्म कह पाएंगे, जो कि J-31 जैसे फाइटर्स को काउंटर करने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। और उसके बाद हम AMCA Mark II के डेवलपमेंट में अपना समय ले सकते हैं, जिनको हम एडवांस चाइनीज़ फाइटर्स के अगेंस्ट में कैपेबल बना सकते हैं। तो यही एकमात्र ऐसी अप्रोच दिखाई दे रही है जिसके अंतर्गत हम 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को इंपोर्ट करने से बच सकते हैं। और ये इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इन्वॉल्व्ड एजेंसीज को समझना चाहिए कि अब प्लान्स में बदलाव करने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। अगर AMCA Mark 1 में हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी तो उसको थोड़ा कम किया जा सकता है समय को बचाने के लिए, ताकि AMCA Mark 1 जल्द से जल्द सर्विस में इंडक्ट हो सके। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।